अगर आप इतिहास में जाकर नाथूराम का फैसला करने का दम रखते हैं तो थोड़ा सा दम और दिखाइए। इतिहास की बात करते हो तो कौन जवाब देगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के जिम्मेदार कौन थे? शहीद आजम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की थी? कौन थे वो लोग जो अंग्रेजों के साथ रंगीन पार्टियों का मजा लेते थे? इतिहास में अगर चलना है तो वहां चलो जहां सुभाष चंद्र बोस और बाबा भीमराव अंबेडकर का बार बार अपमान हुआ है। अपनी मर्जी से किसी को भी राष्ट्र का पिता बना देंगे और किसी भी राष्ट्रभक्त को आतंकवादी। पूछे बीजेपी सरकार से कहां है रोजगार, कहां है शिक्षा, कहां है स्वास्थ्य सेवाएं? कल रक्षा मंत्री थी, आज वित्त मंत्री है और भगवान जाने कल आगे उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट संभालने होंगे। लेकिन कांग्रेस ये नहीं पूछेगी क्योंकि उन्होंने आज तक मुद्दों की बात तो की ही नहीं है। वंदे मातरम साथियों, मैं मंजीत महिलावत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस खास पेशकश काम की बात में। प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहकर इस बरसों पुराने विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है। कोई प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान का कड़े शब्दों में विरोध कर रहा है तो कोई दबे शब्दों में समर्थन। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने तो प्रज्ञा ठाकुर और नाथूराम गोडसे दोनों को ही आतंकवादी करार दे दिया, तो वहीं दूसरी ओर शीर्ष नेतृत्व उनका विरोध। आज हम बात करेंगे कि आखिर नाथूराम गोडसे क्या थे, एक देशभक्त, आतंकवादी या फिर एक हत्यारा। लेकिन सबसे पहले मैं आपका नाथूराम गोडसे से परिचय करा देता हूं ताकि आप लोग भी समझ सके कि वो क्या थे, एक देशभक्त, आतंकवादी या फिर हत्यारे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। नाथूराम हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक था। उसने बहुत ही करीब से गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थी, जिसकी वजह से गांधी जी का निधन हो गया था। आइए आज जानते हैं कि नाथूराम गोडसे कौन था और उसने गांधी जी की हत्या क्यों की। नाथूराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, फिर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहा जाता है, उनसे भी जुड़ा हुआ था। बाद में उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बनाया, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। गोडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। उनकी लेखनी में काफी रुचि थी। उनके विचार और आर्टिकल कई समाचार पत्रों में छपते थे। शुरू में वह महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी होते थे। गांधी जी ने जब सविनय आंदोलन छेड़ा तो उन्होंने न सिर्फ उस आंदोलन का समर्थन किया बल्कि बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी लिया। बाद में वो गांधी जी के खिलाफ हो गए। उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों का बार बार गला घोटा है। मैं आपको कुछ संभावित कारण बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से नाथूराम ने गांधी जी की हत्या की। अमृतसर के जलियांवाला बाग गोलीकांड से समस्त देशवासी आक्रोश में थे तथा चाहते थे कि इस नरसंहार के नायक जनरल डायर पर अभियोग चलाया जाए। गांधी जी ने भारतवासियों के इस आग्रह को समर्थन देने से मना कर दिया था। उसके बाद जब उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या इंग्लैंड में की तो गांधी जी ने उधम सिंह को एक पागल उन्मादी व्यक्ति कहा और उन्होंने अंग्रेजों से आग्रह किया कि इस हत्या के बाद उनके राजनीतिक संबंधों में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। भगत सिंह व उसके साथियों के मृत्युदंड के निर्णय से सारा देश परेशान था। वह गांधी जी की ओर देख रहा था कि वह हस्तक्षेप करें पर इन देशभक्तों को मृत्यु से बचाए, किंतु गांधी जी ने भगत सिंह की हिंसा को अनुचित ठहराते हुए जनमान्य की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। क्या आश्चर्य है कि आज भी भगत सिंह व उनके साथी क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना आदि मुस्लिम नेताओं के विरोध को अनदेखा करते हुए 1921 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। लेकिन जब केरल के मोपला मुसलमानों ने वहां के हिंदुओं की मारकाट की, जिसमें लगभग 1500 हिंदू मारे गए व 2000 से अधिक को मुसलमान बना दिया गया, तो गांधी जी ने इस हिंसा का विरोध तक नहीं किया बल्कि उन हत्यारे लोगों की तारीफ की। 1926 में आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन में लगे स्वामी श्रद्धानंद की अब्दुल रसीक नामक मुस्लिम युवक ने हत्या कर दी थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी ने
अब्दुल रशीद को अपना भाई कहकर उनके इस कृत्य को सही ठहराया व शुद्धि आंदोलन को राष्ट्र विरोधी तथा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अहितकारी घोषित किया था। गांधी जी ने अनेक अवसरों पर छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप व गुरु गोविंद सिंह जी को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा था। गांधी जी ने जहां एक और कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह को कश्मीर मुस्लिम बहुल होने से शासन छोड़ने व काशी जाकर प्रायश्चित करने का परामर्श दिया, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम के शासन का हिंदू बहुल हैदराबाद में समर्थन किया। ये गांधी जी ही थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया, किंतु गांधी जी सिद्धारमैया का समर्थन कर रहे थे, जिससे नाराज होकर सुभाष बाबू ने निरंतर विरोध व असहयोग के कारण अपना पद त्याग दिया। कांग्रेस अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल को बहुमत से प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुना गया था, किंतु गांधी जी की जिद के कारण यह पद जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। 14-15 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, किंतु गांधी जी ने वहां पहुंचकर प्रस्ताव का समर्थन करवाया। यह भी जबकि उन्होंने स्वयं ही कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की संपूर्ण अदला बदली का आग्रह किया था, जिसे गांधी जी ने खुद अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सोमनाथ मंदिर का सरकारी व्यय पर पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पारित किया, किंतु गांधी जी, जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, सोमनाथ मंदिर पर सरकारी व्यय के प्रस्ताव को निरस्त करवाया और 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली की मस्जिद का सरकारी खर्चे से पुनर्निर्माण कराने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं ने दिल्ली की खाली मस्जिद में जब अस्थायी शरण ली, तो गांधी जी ने उन उजड़े हिंदुओं को, जिनमें बुजुर्ग, स्त्रियां व बालक अधिक थे, मस्जिद से खदेड़कर बाहर ठिठुरते शीत में रात बिताने पर मजबूर किया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण को देखते हुए यह राशि कुछ दिनों के लिए टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उसी समय पर यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। फलस्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई और पाकिस्तान ने वो 55 करोड़ रुपए भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किए। गांधी जी की हत्या करने के लिए नाथूराम के पास और भी बहुत से कारण थे, जिनको विस्तार से उन्होंने अपने आखिरी बयान में बताया है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि नाथूराम ने गांधी जी की हत्या की थी और वे उनके हत्यारे थे, लेकिन क्या हत्या के लिए नाथूराम को आतंकवादी कहना सही है? नाथूराम को अच्छे से पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं और उसका क्या परिणाम आएगा। उन्हें पता था कि गांधी जी की हत्या के बाद इतिहास में उनका नाम हमेशा घृणा और नफरत से लिया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। नाथूराम मानते थे कि हिंदुस्तान आजाद हो गया है और लोकतांत्रिक ढंग से बनी सरकार को अपने निर्णय खुद लेने दिए जाएं। गांधी जी बात बात पर सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ जाते थे और हर बार देश की चुनी हुई सरकार को एक व्यक्ति विशेष के आगे घुटने टेकने पड़ते थे। हम आपको वो एंगल, वो नजरिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस नजरिए से नाथूराम सोचा करते थे। हम किसी की भी हत्या करने को जायज नहीं ठहरा रहे हैं और ना ही किसी की भी हत्या करना कभी भी जायज हो सकता है। अब बात करते हैं आतंकवाद की। नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहना सरासर गलत है और यह जीवन भर की उनकी राष्ट्रभक्ति का अपमान है। आप उनको हत्यारा कह सकते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि गोडसे को आतंकवादी कहें। नाथूराम गोडसे और गांधी प्रकरण में आतंकवाद कहां से आ गया? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा और उसको उसकी सजा मिल गई, इसमें आतंकवाद कहां से हो गया? किसी भी समाज में अगर इंसान रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनके आपस में मतभेद होते हैं और कई बार वो मतभेद इस कदर बढ़ जाते हैं कि इंसान इंसान का दुश्मन हो जाता है।
भाई भाई को मार सकता है, बाप बेटे को मार देता है, पति पत्नी को या पत्नी पति को मार देती है, तो क्या उन सबको हम आतंकवादी कहना शुरू कर दें? लाखों लोग हत्या के जुर्म में सजा काट रहे हैं, तो क्या वो सब आतंकवादी हैं? यह तो एक सामाजिक व्यवस्था का मुद्दा है, इसमें आतंकवाद कहां से निकल के आ रहा है? मुझे समझा पाएंगे आप? नाथूराम गोडसे द्वारा की गई गांधी जी की हत्या सबके सामने है और नाथूराम को हत्यारे के साथ साथ आतंकवादी के सम्मान से भी नवाजा जा रहा है। अगर आप इतिहास में जाकर नाथूराम का फैसला करने का दम रखते हैं तो थोड़ा सा दम और दिखाइए और उन फैसलों पर भी नजर डाल लेना जिनकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, करोड़ों लोगों को अपने घर परिवार समाज को छोड़कर, देश को छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। नाथूराम गोडसे तो आतंकवादी हो गया, लेकिन देश का नाश करने वाले उस समय के काले हुक्मरानों को आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों ने एक बंद कमरे में बैठकर सत्ता की लालसा में भारत मां के दो टुकड़े कर दिए। एक बार भी नहीं सोचा कि इसके परिणाम क्या होंगे? क्या यह गोडसे से भी बुरा कर्म नहीं था? इतिहास की बात करते हो तो कौन जवाब देगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के जिम्मेदार कौन थे? शहीद आजम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की थी? उनकी मुखबरी करके किसने उनकी हत्या कराई थी? इन सवालों का जवाब कौन देगा? कौन थे वो लोग जो अंग्रेजों के साथ रंगीन पार्टियों का मजा लेते थे? जलियांवाला बाग नरसंहार किसकी देन थी? इतिहास में अगर चलना है तो वहां चलो जहां सुभाष चंद्र बोस और बाबा भीमराव अंबेडकर का बार बार अपमान हुआ है। इतिहास में जाकर देखो तो सही कि वीर सावरकर ने क्या क्या झेला है। जाकर देखो उस जेल को जहां उन्हें कोल्लू में पेला गया था। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बिना जाने बिना पहचाने अपनी मर्जी से किसी को भी राष्ट्र का पिता बना देंगे और किसी भी राष्ट्रभक्त को आतंकवादी। देश की आजादी में चंद गद्दारों को छोड़ दें तो पूरे देश का योगदान रहा था और आजादी के असली नायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय सेना। आजादी के असली नायक नाम से मैं अपने अगले एपिसोड में आपको यह सारी डिटेल बताऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा द्वारा नाथूराम पर दिए गए बयान पर। अब लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और उन्होंने अपने नजरिए से नाथूराम को देशभक्त कहा। मुझे नहीं लगता कि इस पर इतना हंगामा करने की जरूरत है और विपक्ष को हंगामा करना है तो सही मुद्दों पर करे। पूछे बीजेपी सरकार से कहां है रोजगार, कहां है शिक्षा, कहां है स्वास्थ्य सेवाएं? पूछना है तो ये पूछो, रोज मरते किसान, कमेरे और मजदूर वर्ग की इन हालत का जिम्मेदार कौन है? हम इतने बेबस क्यों हो गए हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों को पकोड़ा तलने के लिए कहना पड़े? क्या आर्थिक नीतियां हैं इस देश की और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए देश के वित्त मंत्री की? कल रक्षा मंत्री थी, आज वित्त मंत्री है और भगवान जाने कल आगे उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट संभालने होंगे। लेकिन कांग्रेस ये नहीं पूछेगी क्योंकि उन्होंने आज तक मुद्दों की बात तो की ही नहीं है। गोडसे पर हंगामा कर सकते हैं लेकिन मरते किसान और मजदूर वर्ग इन्हें दिखाई नहीं देते। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप ऐसे मुद्दों को तूल ना दें। इन लोगों से सवाल जवाब करना शुरू करें, गलत को गलत करें और सही को सही कहें। नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी आज हमारे देश के मुद्दे नहीं है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आज के हिंदुस्तान की जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जल्दी ही एक नए विषय पर चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। आप देखते रहिए हिंदुस्तान फर्स्ट न्यूज। हमारे अगले एपिसोड से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और हां, जाते जाते मैं आपको अदालत में दिए गए नाथूराम गोडसे के आखिरी बयान के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं और एक बार जरूर सुनने की गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के अनुसार हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारीरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। गांधी जी की अहिंसा उस सिंह की अहिंसा है जो उस समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है जब वो सहस्त्रों गायों को खा पीकर थक जाता है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। गांधी जी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए।
मेरा विश्वास है यह अहिंसा यानी नपुंसकत्व देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर आधिपत्य जमा लेगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे। मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा। देश शक्तिशाली होगा। मैं अवश्य मरूंगा किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूं। मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मेरे लिए संतोष का विषय है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी। सरकार ने गांधी जी के मृत्यु के बाद शस्त्र शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलझा दिया है। भारत की आधुनिक राजनीति और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है। गृहमंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचुर युद्ध सामग्री होनी चाहिए। ऐसा विचार प्रकट करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि वे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर ये सब कुछ करेंगे। यदि वे ऐसा कहें तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे। ये याद रखना चाहिए कि यदि आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके ये कहा जाए कि गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत पर चला जा रहा है तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रूजवेल्ट के देश रक्षा के ढंग और गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मैं यह मानने को तैयार हूं कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया। परंतु दुख यह है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरे भारतीय देशभक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। यदि मैं यह न करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता, परंतु स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे हृदय में इतना अधिक क्षोभ था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरने देना चाहिए। संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक राष्ट्र के साथ छल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक्ष लिया है उसका दंड भोगना पड़ा।
मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा, क्योंकि इसी से लाखों निर्दोष हिंदुओं का जीवन बच सकता था। गांधी जी की जो अहममयी प्रवृत्ति इस पवित्र भूमि के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हुई, उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे। मेरी न किसी से कोई शत्रुता है, न किसी के प्रति कोई दुर्भावना। यह मैं अवश्य कहता हूं कि इस सरकार के लिए मेरे हृदय में कोई आदर न था, क्योंकि यह अनुचित रूप से देश के शत्रुओं के हाथ मजबूत कर रही थी। मैं देख रहा था कि यह नीति गांधी के कारण थी। अब ऐसे व्यक्ति का अंत हो जाने के बाद वो राष्ट्र निर्माण की योजनाओं पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। किंतु मुझे यह कहते दुख होता है कि प्रधानमंत्री नेहरू के भाषणों और कार्यों में बड़ा अंतर है। वे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर स्वीकार किया है। उन्हें सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिक आधार पर बनाया हुआ पाकिस्तान भारत के लिए लाभदायक न होगा। फिर भी सब कुछ सोचने के पश्चात मेरे हृदय ने कहा कि गांधी जी के विरुद्ध काम करना चाहिए। किसी ने मुझ पर इस संबंध में कोई दबाव नहीं डाला और न ही कोई डाल सकता था। आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहे देखें, और इस भावना के परिणाम स्वरूप मेरे किए हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझे दें। इस विषय में कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में बहुत से मनुष्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्र रचा। इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था। स्वयं मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। यदि दूसरे लोग इसी दोष के लिए नहीं खड़े किए जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी न करता। न्यायालय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से संबंधित साक्षीदारों की परिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन न ली जाए, ऐसी मेरी इच्छा थी, और मेरे विधिज्ञों को भी मेरा वैसा आग्रह रहा था। इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा, यह स्पष्ट होगा। मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूं कि 20 जनवरी को मैं शांतिमय प्रदर्शन के पक्ष में न था। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए यह उपाय मुझे व्यर्थ प्रतीत होता था। फिर भी मैंने प्रार्थना सभा में होने वाले उस प्रदर्शन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यद्यपि इसमें सम्मिलित होने की मेरी आंतरिक इच्छा न थी। दैव योग से मैं उसमें सम्मिलित न हो सका, और किसी कारण से जब यह प्रयत्न सफल भी नहीं हुआ तब मुझे बड़ी निराशा हुई। आप्टे और अन्य लोगों ने पूना, बंबई, ग्वालियर में स्वयं सेवकों के लिए जो परिश्रम किया था उसका कुछ भी फल नहीं निकला। तब गांधी जी के वध के अतिरिक्त मेरे लिए दूसरा मार्ग नहीं रह गया था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ जब मैं दिल्ली के शरणार्थी कैंप में घूम रहा था तो मुझे एक फोटोग्राफर मिला जिसकी कमर में कैमरा लटक रहा था। उसने मुझे फोटो उतरवाने के लिए कहा। वो शरणार्थी ही प्रतीत होता था। मैंने फोटो खिंचवा लिया। जिस समय मैं स्टेशन पर आया मैंने आप्टे को 2 पत्र लिखे जिसमें अपनी मानसिक दशा का वर्णन किया और अपने फोटो भी भेज दिए। नानाराव आप्टे से प्रेस और पत्र के क्षेत्र में मुझसे घनिष्ठ संबंध थे। उन्हें मैंने एक पत्र व्यक्तिगत पते पर भेजा और दूसरा हिंदू राष्ट्र कार्यालय के पते पर। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वो सत्य और शुद्ध है। प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन ईयर बुक, कांग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्मकथा, समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइलें,
और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाषणों से ये वक्तव्य तैयार करने में सहायता ली है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाए और किसी के मस्तिष्क में मेरे विषय में कोई भ्रांत धारणा न रहे। भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जिन्होंने इस बड़े अभियोग में मुझे कानूनी सहायता दी और जो पुलिस ऑफिसर इस अभियोग से संबंधित है, उनके प्रति मेरे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उनके सद्व्यवहार के लिए उनका भी कृतज्ञ हूं। जेल के ऑफिसरों को भी धन्यवाद। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। यह सत्य है कि मैंने 300-400 लोगों के बीच दिन के समय गांधी पर गोलियां चलाई। मैंने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में भागने का विचार मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैंने अपने ऊपर गोली चलाने का प्रयत्न भी नहीं किया। आत्मघात करने का मेरा कभी विचार न था, क्योंकि मैं अपने विचारों को खुले न्यायालय में प्रकट करना चाहता था। आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया, उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम। दिल्ली, 8 नवंबर 1948। नथुराम विनायक गोडसे। अभियुक्त क्रमांक 1।